जय हिंद दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल उड़ान में स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में भारत में भू राजस्व व्यवस्था जैसे महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त को देखा था। आज हम उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरह को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इस्तेमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इस्तेमरारी बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। इस्तेमरारी बंदोबस्त को ही जो है अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इस्तेमरारी बंदोबस्त इसलिए इसका नाम पड़ा था कि अगर जमींदार जो है किसी निश्चित समय के सूर्य ढलने तक अगर वह लगान मतलब जो किसान से एकत्र करते थे, अगर वो कंपनी को नहीं देते थे शाम होने से पहले या सूर्य ढलने से पहले, तो उनकी ज़मींदारी जो है वो जब्त कर ली जाती थी। तो इसीलिए इसका नाम जो है इस्तेमरारी बंदोबस्त रखा गया। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है ज़मींदारों के साथ किया गया था। ऐसे लगान ज़मींदार जो है वो एकत्र करके 90% जो है वो कंपनी को देते थे और 10% स्वयं रख लेते थे। या तो 1/11 भाग स्वयं रखते थे और 10/11 भाग कंपनी को देते थे। नेक्स्ट देखते हैं, किसके शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया? कब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया? तो 1793 ईस्वी में। 1790 ईस्वी में ही जमींदारी व्यवस्था लागू कर दिया गया था, लेकिन वो अस्थाई नहीं था क्योंकि सर जॉन सर बोले थे कि 10 वर्ष के लिए ही हो, क्योंकि जैसे भूमि का हम लोग क्षेत्रफल के अनुसार थोड़े ना उत्पादन होता है, तो इसीलिए तो 1700 लेकिन सर जॉन सर की मृत्यु जो है 1793 ईस्वी में हो जाती है, इसलिए फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको जो है अस्थाई कर देता है। देखते बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का कारण क्या था? तो देखिए, बिहार क्या भारत के किसी भी हिस्सा में अगर कोई भी व्यवस्था लागू किया गया था ब्रिटिश के काल में, तो उसका एक ही उद्देश्य था, बस अपना लाभ कमाना या भारत का आर्थिक दोहन करना। तो ये जो था, तो देखिए चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन, ज़मींदारों का ज़मीन पर अधिकार न रहना। ये तो गलत है, क्योंकि ज़मींदार को ज़मीन पर अधिकार मिल गया था। ज़मींदारों के लिए ज़मीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार ये भी नहीं था। परंपरागत नहीं हुआ, परंपरागत तो था, लेकिन इसका लागू करने का मेन कारण ये नहीं था। मेन कारण यह था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन उनका मुख्य कारण नहीं था, उन्हीं की वजह से तो जमींदारी प्रथा शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था? देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस तो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। अलेक्जेंडर रीड या इसी को हम लोग कर्नल रीड कहते हैं, और थॉमस मुनरो और एलिफिस्टन जो है वो मिलकर रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किए थे। ये कहा हुआ था तो दक्षिण भारत में, मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी कह सकते हैं। तो एक क्या आंसर होगा? तो 2 और 3, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। नेक्स्ट देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है वो ब्रिटिश भूमि के 19% भाग पर किया गया था। अगर मान लेते हैं ये आपका फिगर है, तो ऐसे देख लीजिए 51% भाग पर जो है वो रैयतवाड़ी हुआ था। रैयतवाड़ी ये हो गया 19% पर हो गया आपका अस्थाई बंदोबस्त, और 30% पर हुआ था महलवाड़ी। अभी नेक्स्ट देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत भाग पर किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो किया गया था 51% भाग पर। अब इसको या नेक्स्ट चलिए, महलवाड़ी व्यवस्था
महलवाड़ी, अरे क्या हो जा रहा है, महलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर किया गया था? तो ये तो बता ही दिए थे कि 30% भाग पर। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ये दादा भाई नौरोजी। आर्थिक दोहन के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। और धन निष्कासन के सिद्धांत को हम लोग पढ़े हैं, रमेश चंद्र दत्त, एदुलजी वाचाकुर्च करके है, और नौरोजी मतलब दादा भाई नौरोजी। देखिए, आर्थिक दोहन को ही इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत कहा, जिसके तहत क्या होता था कि भारत का जितना भी एक वर्ष में आय होता था उसका कमोबेश 1/3 हिस्सा भारत से बाहर चला जाता था। बाहर मतलब ब्रिटेन। ये दादा भाई नौरोजी ही बताए थे। और इसी पर एक जॉन सुलिवान है जो कहते हैं क्या कि हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा नदी की जितनी भी मतलब अच्छी वस्तु या संपदा है उसको लेकर टेम्स नदी में निचोड़ देती है। ये धन निष्कासन जो धन कैसे बाहर जाता था, मतलब ब्रिटेन कैसे चला जाता था? तो देखिए, जो सैनिक आए हुए थे यहाँ पे और जो अधिकारी आए हुए थे उनको वेतन मिलता था, या ब्रिटेन में जो यहाँ अधिकारी बैठे हुए थे उनको भी भारत से ही वेतन मिलता था। फिर जितना भी कर्ज लिया जाता था सैनिकों के हथियारों के लिए उसका ब्याज देना पड़ता था। और भारत में जो रेलवे का शुरुआत किया गया था तो उस पर ना ब्रिटिश नागरिकों यानी व्यापारियों को 5% मुनाफा दिया जाता था, चाहे रेलवे में नुकसान हो या लाभ, 5% उनको ब्याज दिया जाता था। तो इसी सब में जो है वो धन बाहर चला जाता था ब्रिटेन। इसी को सबसे पहले जो है वो दादा भाई नौरोजी बताए थे। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी। इसी पुस्तक में है सबसे पहले जो है दादा भाई नौरोजी बताए थे धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में। अब देखते हैं किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स। देखिए, जितनी भी बताए ही थे कि जितनी भी आर्थिक नीति लाई गई थी उसका एकमात्र मकसद था व्यापारिक लाभ कमाना और अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो ये लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। चलिए हम इसको इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, पिछले वीडियोस में भी मैं मैप के माध्यम से बताई थी, इसमें भी मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए, ये परमानेंट सेटलमेंट है जो 19% भाग पर किया गया था। यह बंगाल प्रेसिडेंसी में किया गया था। और थोड़ा सा कर्नाटक के उत्तरी जिलों में भी लागू किया गया था। और यह है रैयतवाड़ी जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी में, देखिए आप इधर देख सकते हैं देख रहे होंगे। और थोड़ा सा सिंध और थोड़ा सा असम में भी लागू किया गया था। यह 50% भाग पर लागू किया गया था। अब हम लोग के पास आता है महलवाड़ी व्यवस्था है जो 30% भाग पर किया गया था। और यह उत्तर भारत, फिर उत्तर पश्चिम भारत और थोड़ा सा मध्य भारत में लागू किया गया था। देखिए, इसमें क्या होता था महलवाड़ी में कि महाल के साथ यानी कि पूरे गांव को एक समुदाय मान लिया जाता था और उसके एक प्रमुख बना दिया जाता था जिसको महाल कहा जाता था। और उसी महाल के पास जो है गांव के सभी लोग लगान एकत्र जमा कर देते थे और वो महाल जो है कंपनी को दे देती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ था कि डायरेक्ट जो है कंपनी किसान से कर वसूल करती थी। और अस्थाई बंदोबस्त में तो जानते ही हैं कि जमींदार जो था वो उसको बीच में लाया गया था, मतलब जमींदार जो है वो लगान वसूल कर कंपनी को दे देती थी। भी अस्थाई बंदोबस्त का जो नीति था मतलब वो गलत सिद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ था कि जमींदार जो है वो कंपनी से ज़्यादा लाभ कमाने लगे थे। इस वजह से जो है वो दक्षिण में मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी, उत्तर में भारत में महलवाड़ी व्यवस्था लाया गया था। चलिए हम लोग वापस क्वेश्चन पर जाते हैं। अच्छा, ये बता दीजिए अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो बता ही दिए, बंगाल प्रेसिडेंसी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था
किस से किया गया? रैयतवाड़ी व्यवस्था बता ही दिए थे, ये डायरेक्ट किसानों से किया गया था दक्षिण भारत में। और इसको कौन कौन लागू किए थे? तो टॉमस मुनरो, कर्नल रीड या अलेक्जेंडर रीड, ऑलिफिस्टन 1820 ईस्वी में। इसमें जो है वो कर कितना लिया जाता था? तो 60% उपजाऊ क्षेत्र में और 50% कम उपजाऊ या शुष्क भूमि पर। महालवाड़ी व्यवस्था किसके साथ किया गया था? तो एक ग्रामीण समुदाय के साथ, उसका एक प्रमुख महाल होते थे। इसमें जो था, इसको कौन लागू किए थे? तो हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मार्टिन बर्ड। इसमें क्या होता था? 66% कर वसूला जाता था, लेकिन कर वसूल करने के लिए कहा गया था, लेकिन कर जो है 95% तक वसूल लिया जाता था। ये सब तो देख ही लिए। ये है ये है बंगाल का क्षेत्र, जहाँ हम लोग यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त देखते हैं। दक्षिण भारत में जो है वो रैयतवाड़ी देखते हैं, और यहाँ देखते हैं महालवाड़ी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में जो 1857 का विद्रोह देखेंगे।